स्वागत है आपका ब्रॉड रिवर क्लासेस चैनल पे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद अजीज़ सर, जिनका टीचिंग फील्ड में एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। और सर से आज हम कुछ उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, कुछ सवाल करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है उस पर भी कुछ सवाल होंगे। सर, हमारा पहला सवाल है कि आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग फील्ड में, तो एक तरफ सरकार महिलाओं को प्रमोट कर रही है और दूसरी तरफ डिस्क्रिमिनेशन का भी शिकार हो रही है महिलाएं। सर, आप का क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या शेयर करना चाहेंगे सर हमारे साथ इस टॉपिक पे? थैंक यू मुनीब। क्वेश्चन तो आपका बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बर्निंग भी है। आपका सवाल है कि इतने लंबे समय से आज़ादी के बाद ही भारत सरकार वीमेन एम्पावरमेंट के लिए नंबर ऑफ इनिशिएशन या पॉलिसीज़ बनाई रही है और इसके बाद भी महिलाएं समाज में भेदभाव का शिकार है, उनके साथ इनजस्टिस या कहीं ना कहीं सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो देखिए, ये महिलाओं के साथ या वीमेन डिस्क्रिमिनेशन या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं, ये एक बहुत क्रिटिकल इशू है। महिलाओं के साथ जहाँ तक डिस्क्रिमिनेशन का सवाल है, तो यूरोप के लगभग 500 साल पुराने हिस्ट्री को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी महिलाएं डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रही है। बाद में फ्रांस में जैकोबिन क्लब की शुरुआत हुई, तो फिर महिलाओं ने राइट टू इक्वालिटी के लिए एक सोशल स्ट्रगल भी किया। फाइनली आप देखते हैं कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस एक रिपब्लिक बना और वह यूनिवर्सल राइट जब दिए गए, तो उस वक्त भी महिलाएं डिस्क्रिमिनेशन का शिकार थी। आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल दे सिक्योर्ड ए राइट टू इक्वालिटी इन डिफरेंट कंट्रीज। बट नाउ ए डेज द वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड where the women are badly treated by the main person or they are badly discriminated on the different levels, educational level, social level, even culturally, religiously और political level। तो आज के इस बदलते हुए मटेरियलिस्टिक एज में भी दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ आज भी पुराने ट्रेडिशन को महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो अभी भी वहाँ डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं। लेकिन मॉडर्न एरा में 1950 के बाद जब से बड़े पैमाने पर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की शुरुआत हुई और इंपीरियलिज्म जब ख़त्म हुआ, बहुत सारे देशों में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाए गए, तो उस इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ डेमोक्रेटिक राइट्स और फंडामेंटल राइट्स की भी बात हुई। तो कुछ देशों ने अपनी पोजीशन को इस मामले में, वीमेन डिस्क्रिमिनेशन के मामले में, लगभग सेफ जोन में कर लिया है। तो ये तो गवर्नमेंट इनिशिएशन है कि महिलाएं इन्हें सेफ करने के लिए पॉलिसीज़ बना रही है, लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन की जड़ें जो है वो सोसाइटी के अंदर बहुत गहरी है। भारतीय समाज के प्रोस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं तो भारत में पिछले हजारों साल से ये डिस्क्रिमिनेशन है। मुग़ल पीरियड में भी महिलाएं डिस्क्रिमिनेशन का शिकार थी। बाद में जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आई भारत में, तो उस पीरियड में भी सती प्रैक्टिस का नाम आपने सुना कि ये एक बहुत बड़ा सोशल इविल था 19th सेंचुरी में, जो इंडियन सोसाइटी को दीमक की तरह खा रहा था। तो आप क्रेडिट दीजिए राजा राम मोहन राय का, जिन्होंने इस फील्ड में सबसे पहला स्टेप लिया और सोसाइटी को एक लेवल पे, एक बैलेंस प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा किया, जहाँ महिलाएं और पुरुष लगभग दोनों बराबर की नज़र से देखे जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय का ये स्टेप या जो उनका एफर्ट, या उस समय जो कॉलोनियल ऑफिसर्स थे जो भी, उन्होंने भी राजा राम के इस पॉलिसी को सपोर्ट किया। बाद में उस पीरियड में साइमल्टेनियसली बहुत सारे सोशल थिंकर्स थे, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखिए, दयानंद सरस्वती को देखिए, विवेकानंद को देखिए। ये सारे लोग भी ऐसे थे जो इक्वल राइट्स और वीमेन के सपोर्ट में थे और वीमेन डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में थे। तो उनकी ये कोशिश बहुत हद तक तो रंग लाई,
लेकिन फाइनली जब 1947 में इंडिया जब आज़ाद हुआ और भारत में एक नए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की शुरुआत हुई, तो चूँकि भारत कई सौ साल गुलामी के बाद निकला था, तो जाहिर है कि ये मेल और फीमेल जो है ये समाज के ये दोनों जो एक मजबूत पिलर हैं, एलिमेंट है, मतलब यूँ कहिए कि आपकी जो ये सोसाइटी है वो इसी दो पिलर पे खड़ी है। तो एक पिलर तो पिछले कई सौ साल से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहा, तो जैसे ही 1947 में इंडिया आज़ाद होता है तो सोसाइटी का वो सेक्शन जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है, अब उनके अंदर भी उम्मीद की, आशा की एक नई किरण जगी कि शायद लगता है कि अब नए भारत में कुछ नया हम लोगों के साथ भी हो। तो ये तो सोशल लेवल पे उस एस्पेक्ट का ये अपना थिंकिंग था, अपना नज़रिया था जो पिछले कई सौ साल से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है। दूसरी तरफ भारत सरकार भी लगभग कई सौ साल की गुलामी के बाद अब आज़ादी के दहलीज पे कदम रख रही है, तो जाहिर है कि सरकार का जो पॉलिटिकल लेवल पे अपना नज़रिया है वो भी लगभग सोसाइटी के उस डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शन के सपोर्ट में था। और जैसे ही नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है कि प्रिम्बल ने डिक्लेयर किया सबसे पहले कि राइट टू इक्वालिटी, हम भारत में राइट टू इक्वालिटी की घोषणा करते हैं, मतलब मेन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट। देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एनीवन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, कलर, क्रीड या व्हाट एवर द बेसिस वी कैन अप्लाई, देयर इज नो रूम एंड प्लेस फॉर द डिस्क्रिमिनेशन। ये भारत की जो संविधान 1950 में जो वजूद में आई उसका प्रिम्बल ये डिक्लेयर करता है कि हमने राइट टू इक्वालिटी के साथ राइट टू लिबर्टी दिया। यहाँ स्पेशलाइजेशन सरकार नहीं करती है, बोलती है कि मेरे नज़र में ये सोसाइटी के जो दोनों एलिमेंट्स हैं, पिलर्स हैं, बोथ आर इक्वल, हमारे नज़र में ये दोनों बराबर है। तो डिस्क्रिमिनेशन के लिए कहीं कोई रूम नहीं, कहीं कोई जगह नहीं, इसलिए पहले इक्वालिटी बाद में लिबर्टी उसने दिया। पहले दोनों को बराबर लेवल पे लाया, फिर दोनों को आज़ादी की बात सरकार करती है। तो ये गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल अपना स्ट्रेटजीज़ है इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, ये सरकार अपना चला रही है। आगे चलते हुए सरकार ने वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे इनिशिएशन लिए, जैसे गवर्नमेंट जॉब में उनके लिए रिजर्वेशन, स्कूल्स कॉलेजेस में उनके लिए रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स एंड कंपटीशन। सरकारी नौकरी के लिए अगर महिलाएं पार्टिसिपेट करती है तो अपर एज लिमिट में और क्वालिफाइंग मार्क्स में सरकार ने रिलैक्सेशन दिया। सबसे बड़ी बात, सरकार एक नेशनल वुमेन कमीशन को बनाया जो इस वुमेन के टेरिबल कंडीशन की इंक्वायरी करे, उसको देखे, उसको समझे। तो ये पॉलिटिकल लेवल पे जो सरकार की अपनी स्ट्रेटजीज़ है और 1950 के बाद वो सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन मैंने पहले बताया कि इस डिस्क्रिमिनेशन की जड़ें आपके सोसाइटी से शुरू होती है और ये डिस्क्रिमिनेशन तब तक ख़त्म नहीं हो सकता समाज से, देश से, दुनिया से, तब तक के सोशल लेवल पे लोग अवेयर न हो जाए इसको ख़त्म करने के लिए। गवर्नमेंट का इनिशिएशन तो अपना है, वो सही है, उसकी ज़रूरत आप तब पड़ेगी जब आपके हाथ में किताब और कलम होगी। सोशल लेवल पर उस गवर्नमेंट इनिशिएशन का प्रैक्टिकल लेवल पर कहीं बहुत बड़ा रोल नहीं दिखता है। ये दरअसल ये अवेयरनेस एक स्टूपिड कॉमन मैन जिसको बोलते हैं, जो एक सोशल एलिमेंट है, उसके अंदर ही आनी चाहिए इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का ये सोच, ये विचार। तभी चल करके शायद ऐसा लगता है कि एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो सोशल लेवल पे आपको करना है, लेकिन सोशल लेवल पे जड़ें इसकी आज भी मजबूत है। जैसे आप देखें कई बेस है, जैसे आप स्कूल्स में या कॉलेज में देखेंगे तो जो वीमेन का प्रोपोर्शन होता है वो कम होता है, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है उनके साथ। दूसरा कि जेंडर इनइक्विटी, जो जेंडर के अंदर जो इनइक्विटी है, जो इम्बैलेंस सेक्स रेशियो है, या इंडिया में सेक्स का जो ये घटता हुआ रेशियो है, इसके भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। तो ये घटता हुआ सेक्स रेशियो ये भी वीमेन या जेंडर इनइक्विटी का एग्जाम्पल है, या उसकी सबसे बड़ी मतलब उसकी वजह है, ये बनता है। ये आगे आप देखेंगे कि प्रायोरिटीज गिवन टू द बॉय चिल्ड्रन इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में आज भी लड़कियों की तुलना में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, यह भी एक डिस्क्रिमिनेशन का लेवल है। आप उसी में देखेंगे कि वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन हाईली पेड जॉब,
वैसे जॉब को देखेंगे जो हाई प्रोफाइल के होते हैं या जहाँ अच्छी सैलरी मिलती है, तो उसमें वुमेन का जो प्रपोर्शन है वो बहुत कम है। ये क्या दर्शाता है? सरकार तो 1950 ईस्वी से ही इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करके एक बैलेंस सोसाइटी का निर्माण करने की बुनियाद 1950 में रख दिया, और इनिशिएशन भी ले रही है, अप्लाई भी कर रही है, और इसके बाद भी ये डिस्क्रिमिनेशन आपके सोसाइटी में मौजूद है। तो आपको नहीं लगता है कि ये सरकार का जो ये इनिशिएशन है वो आपके इस इविल प्रैक्टिस से कहीं कमज़ोर है? आपका जो इविल प्रैक्टिस जिसकी जड़ें हजारों साल पहले से समाज में शुरू हुई है, वो आज तक चली आ रही है, और सरकार ने इसको जस्ट एलिमिनेट करने के लिए जो गवर्नमेंट का अपना इनिशिएशन है वो 70-72 साल पुराना है। तो 1000 साल 70 साल से बहुत ज़्यादा होता है ना सर। तो हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए को एजुकेशन का सिस्टम भी शुरू किया, लेकिन सर उसके बुरे प्रभाव दिख रहे हैं। को एजुकेशन तो बहुत बड़ा स्टेप है सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, और जाहिर है कि जब से को एजुकेशन का सिस्टम या इंडिया में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात हुई है, तो डिस्क्रिमिनेशन का जो अपना लेवल है उसमें गिरावट आई है। ये उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके सामने है कि डिस्क्रिमिनेशन के लेवल में गिरावट आई है, और हो सकता है कि इस फील्ड में ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की, ये बहुत बड़ा स्टेप है, और सोशल लेवल पर भी इसको एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई एजुकेशन होने के बावजूद भी क्या समाज में ये बीमारी नहीं है क्या? अगर ये बीमारी है तो इसका मतलब कि कोई एजुकेशन जो स्टेप है इसको एलिमिनेट करने के लिए, इस बैड इविल को, सोशल इविल को, बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन अभी तक ये को एजुकेशन अपने एस्टिमेटेड गोल को नहीं पहुंच सका। अगर ऐसे ही हम लोग चलते रहे, मॉडर्न एजुकेशन अगर इंडिया में चलता रहे, टेक्निकल एजुकेशन पर अगर लोग ध्यान दें, और ये सोसाइटी में जो इस कास्टिज़म के लेवल से थोड़ा ऊपर उठ के अगर हम लोग चलते हैं या सोचते हैं, तो शायद 10-20 साल में हमारा जो एस्टिमेटेड गोल है कि एक एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी बनाने का, ये हम लोग इसको पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया है। आपको अगर ये टॉक शो अच्छा लगा तो आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।